गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि हम लोग 78 बीपीएससी जिसका कि पीटी हो चुका है, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है और मेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग चांसेस हैं, है ना। अभी तो कोर्ट केस का कोर्ट स्टेटस अपडेट होना है कि कोर्ट का क्या जजमेंट रहता है, बट नेवरथलेस हम लोग आज इसलिए जुड़े हैं क्योंकि एक वीडियो बना दी जाए और पहले से भी डिमांडेड था क्या कि मेंस स्ट्रेटजी और मेंस स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर में एक छोटा सा वीडियो। तो शुरुआत करते हैं कि पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है, बीपीएससी मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो वहां पे आप देखेंगे बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में आपको जो शुरुआत होती है पेपर की जनरल हिंदी है, जनरल हिंदी क्वालिफाइंग है, यानी कि आपको बस चूंकि आपको हिंदी उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो इसलिए आपको इतना आना चाहिए हिंदी कि आप कन्वीनियंट हो काम कर पाने में। क्वालिफाइंग है तो कोई इश्यू नहीं है उसमें। दूसरी बात होती है वहां पे जीएस का पेपर, 2 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। ऑब्जर्व करेंगे तो जीएस पेपर 2 के अंदर में आपको 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सिमिलर वे में जीएस पेपर 2 के भी अंदर में सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। फर्दर एनालिसिस करते हैं तो सेक्शन 1 जो है कंप्राइज्ड ऑफ 3 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस कैरी करते हैं 38 मार्क्स, टोटल मिला करके 144 मार्क्स हो गए। सिमिलर वे में यहाँ पे भी 3 क्वेश्चंस करने हैं, कुल मिला के 144 मार्क्स। सेक्शन 3 जो कि डीआई का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चंस यहाँ पे 36 मार्क्स के हैं, 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, 72 मार्क्स। ओवरऑल ऐड करेंगे तो कितने मार्क्स के हो गए ये आपको 300 मार्क्स। यानी जीएस पेपर 1 जो कि 3 सेक्शंस के अंदर में डिवाइडेड है, कैरीज ओवरऑल 300 मार्क्स। सिमिलर वे में जीएस पेपर 2 भी 300 मार्क्स का होता है और ये भी जीएस पेपर 1 की तरह से 3 सेक्शन में बटा है। 3 सेक्शंस में सेक्शन 1 के अंदर में 3 क्वेश्चंस करने हैं, हर क्वेश्चन 38 मार्क्स का है, ये कुल मिला के 144 मार्क्स। उसी तरह से जो सेक्शन 2 है वो भी आपका 144 मार्क्स का हो जाएगा और सेक्शन 3 जो कि 36 मार्क्स का है वो आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं और कुल मिला के इसमें सेक्शन 3 के लिए 72 मार्क्स, ओवरऑल ऐड करेंगे तो 300 मार्क्स। तो ये जीएस का पेपर हो गया। इसके अलावा अपने पास एसए का पेपर होता है। एसए में आपको 3 सेक्शंस होते हैं, एसए के भी अंदर में हर सेक्शन के लिए 100 मार्क्स और वहां पे अल्टरनेटिव्स होते हैं। 4 अल्टरनेटिव्स के अंदर में, हर सेक्शंस के अंदर में 4 अल्टरनेटिव्स और उन 4 अल्टरनेटिव्स में आपको एक क्वेश्चन अटेंड करना है और हर क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स। तो इस तरह से एसए के लिए भी अपने पास 300 मार्क्स। तो जो अभी मार्क्स के वेटेज की बात है तो जीएस पेपर 1, पेपर 2 एंड एसए को मिला करके टोटल हो गए अपने पास 900 मार्क्स। और आपको पता है कि ऑप्शनल पेपर ऑल्दो एग्जिस्ट बट वो क्वालिफाइंग नेचर का है और एग्जाम के स्ट्रक्चर को ही बदल दिया गया ऑप्शनल पेपर में। तो ऑप्शनल जो कि पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था 69 से, वो पेपर डिस्क्रिप्टिव ना होकर के एमसीक्यू में चेंज कर दिया गया। यानी और वो भी क्या है कि मिनिमम कट ऑफ आपको पार करनी है, मिनिमम मार्क्स जो क्वालिफाइंग है एज डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट 30% मार्क्स लाने हैं, तो आपको एमसीक्यू भी कर दिया गया। यानी कि वेटेज बिल्कुल लेस कर दिया गया, आपको ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, टाइम कंज्यूम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस क्वालिफाई करना है, उसका पर्पस यही है ऑप्शनल का, है ना। जैसे पहले और ये भी किया गया था फेयर प्लेइंग ग्राउंड, यानी कि जो ऑप्शनल की वजह से डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हो जाते थे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को के साथ बाइसिंग हो जाती थी, किसी में अच्छे मार्क्स किसी में गंदे मार्क्स। तो अभी ये बहुत अच्छी बात है कि ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग कर देना। तो ये फायदा उनके लिए हो जाएगा जिनका कि जीएस पे कंट्रोल है और जिन्होंने अच्छी मेहनत की है और एसए पे भी जिनका कंट्रोल है, क्योंकि ये तीनों ही आपके डिसाइडिंग फैक्टर हैं मेरिट को लेकर के। तो आपने देखा कि मेंस का जो मेरिट बनेगा ओवरऑल आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 अलोंग विथ एसए के मार्क्स है, जो कि तीनों ही पेपर के लिए 300 मार्क्स ईच और कुल मिला के 900 मार्क्स। और मेंस के क्वालिफाइंग के बाद जब आप मेंस पास कर जाते हैं और इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है और बीपीएससी के अंदर में इंटरव्यू के लिए टोटल मार्क्स रखे गए 120। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहले हम लोग तो ये डिस्कशन कर लें क्या कि अपनी स्ट्रेटजी कैसे होने वाली है मेंस के रिगार्डिंग और क्या कुछ करें कि मेंस हमारे लिए हेडेक ना हो और मेंस में इजीली स्माइल के साथ मेंस में अच्छा मार्क्स लाएं। अच्छा मार्क्स लाएंगे तो ऑब्वियस है कि पास आप कर ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीएस पेपर 1 के अराउंड डिस्कशन करते हैं क्या कि इसके लिए क्या करनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए जीएस पेपर 1
3 सेक्शंस पहले ही बतला दिया आपको। सेक्शन 1 जो कि हिस्ट्री का है, हिस्ट्री और कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया है। उसके बाद सेक्शन 2 जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स को लेकर के, करंट अफेयर्स को लेकर के, और सेक्शन 3 जो कि डीआई का पार्ट है। देखिए डीआई आपका मैथमेटिकल पार्ट हो जाता है। डीआई अनयूजुअल आपको बाकी जैसे परसेंटेज वगैरह, हाँ ये जरूर हेल्प करेगा आपका परसेंटेज अगर तैयार है बढ़िया से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप समझते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस समझते हैं, बगैर ये सब बेसिक कंसेप्ट्स आपको होने चाहिए। ऐसा नहीं क्या कि आपको कुछ डिटेल्ड वे में जाना है, यानी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो डीआई आपका मैथमेटिकल पार्ट हो जाता है। आप 72 में 72 स्कोर कर सकते हैं। ये एडवांटेज होगा सेक्शन 3 अगर जिनका कंट्रोल है, बेसिक चीजें भी क्लियर है। कम टाइम में आप जब मतलब लो इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न पा सकते हैं यहाँ पे, यानी कि आउटपुट आप अपनी बढ़ा सकते हैं, चांसेस बढ़ा सकते हैं अगर पेपर 1 के सेक्शन 3 यानी डीआई पे कंट्रोल है आपका। टाइम सेव करेगा, इसीलिए मैं डीआई पे ज्यादा हाईलाइट करता हूँ। वापस आते हैं हम लोग पेपर 1 के ही अंदर में, जो सेक्शन 1 है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया है, वहां पे भी देखेंगे आप बीपीएससी के पास, बीपीएससी ने जो पैटर्न रखा हुआ है अभी तक डिफाइंड ही है। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन, हाँ जो नेचर ऑफ जो पैटर्न ऑफ वो है क्वेश्चंस आस्किंग, जैसे कि मान लीजिए पहले 38 मार्क्स के पूछे जाते थे, कोई क्वेश्चंस 38 मार्क्स के थे, मतलब कोई नहीं 38 मार्क्स के तो थे ही, बट उनका पैटर्न ये होता था कि आपको 19 के 19 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस करने होते थे। बट अभी जो देखेंगे आप लास्ट एग्जाम के अंदर में कुछ क्वेश्चंस 38 मार्क्स को 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स ऐसे करके कर दिया गया, यानी 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस और 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो ओवरऑल ऐड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 38 मार्क्स के, बट आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए। सपोज सेक्शन 1 के अंदर में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में 5 क्वेश्चंस करने हैं, और ये 5 क्वेश्चंस जब करेंगे तभी जाके 38। पहले क्या होता था, या तो 38 मार्क्स के ये पूरे क्वेश्चंस, या नहीं तो 19 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। समझ गए? 38 मार्क्स के आज भी क्वेश्चंस मिलेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 जो सेक्शन 2 है आपका, वहां भी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वहां पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए। कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अपने एटीट्यूड का बहुत बढ़िया डेवलपमेंट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी के पैटर्न पे तैयारी करनी पड़ेगी मेंस के लिए। हालांकि ये बात अलग है कि बीपीएससी ने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट किया था क्या कि अब जो है बीपीएससी का पैटर्न यूपीएससी की तरह से होने वाला है। बट पीटी में क्या हुआ आप सबने देखा इसको, और बाद में जो 4 जनवरी को एग्जाम होता है तो उसमें तो बीपीएससी ने और भी अच्छे लेवल का मजाक कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस स्टूडेंट के लिए सर्टेनली सेटबैक होता है। किसी भी अच्छे कंपटीशन की तैयारी करने वाले, अच्छे कमीशन की तैयारी करने वाले के लिए ये जरूर एक नेगेटिव मैसेज आता है। तो बीपीएससी से भी रिक्वेस्ट है क्या कि वो क्वेश्चंस के लेवल को मेंटेन करके रखें, ताकि स्टूडेंट को एग्जाम देने के बाद ये फील हो सके कि उसने अच्छी तैयारी की है और मजा आ गया एग्जाम दे करके। फिर भी कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी जो मर्जी जैसी होगी, हार्ड पूछना हो हार्ड पूछे, आसान पूछना हो आसान पूछे, और एज ए स्टूडेंट हमें हर लेवल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बट एक बात तय है क्या कि बीपीएससी मेंस के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होते हैं उसके। पीटी में तो चलिए जो भी एक्सपेरिमेंटल चीजें कर दी जाती है कमीशन के द्वारा, अब जो भी है आपने अभी देख पा रहे होंगे क्या कि इससे रिलेटेड कोर्ट केसेस भी चल रहा है। डिसाइडिंग फैक्टर कल ही आना था बट वो नहीं आ पाया, तो देखते हैं 1-2 दिनों में क्या अपडेट रहता है। बट मेंस होना है तो होना है, आज भले चाहे एग्जाम कैंसिल हो जाए, दोबारा लेंगे तो फिर भी तो मेंस देना ही है ना। तो इसलिए ये वीडियो आज भी हेल्पफुल है और आगे भी हेल्पफुल ही रहेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए, लेकिन मार्क्स वही है आपको। तो ऑब्वियस है क्या कि चीजों को समझने की जरूरत होती है कि हम कैसे करें, स्ट्रेटजी कैसे रखें। एक तो ये तय बात है क्या कि सेक्शन 3 जो डीआई का पार्ट है, आप डीआई के वो स्ट्रॉन्ग फैक्टर लेकर के चलिए। ये मत समझिए कि आपका ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट रहा है और डीआई कुछ है ही नहीं, उसमें बच्चों वाली क्वेश्चन होते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं। बस टाइम का प्रेशर है, एग्जाम प्रेशर है, इसकी वजह से गलती कर देंगे, माइनर कॉमन एरर टाइप में गलती करेंगे। तो आप इसको स्ट्रॉन्ग फैक्टर लेके चलिए ताकि 72 में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट है, आपके लिए 60% वेट, 60% मार्क्स लाना, बाकी क्वेश्चंस में टफ होगा, हाईली टफ होगा, बट डीआई में 60% लाना, या इवन मैं बोल रहा हूं कि डीआई में 80%, 90% या ओवरऑल 100% लाना बिल्कुल आसान होगा। आपके प्रैक्टिस के ऊपर में डिपेंड करता है। आप यहाँ पे 100% तक ले आ सकते हैं, बट बाकी क्वेश्चंस में नहीं ले पाएंगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। इसीलिए डीआई शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटजी रिगार्डिंग जीएस पेपर 1। उसके बाद हम लोग पेपर 2 की बात कर ले। जीएस पेपर 1 के अंदर में
जो हिस्ट्री है सेक्शन ए उसकी बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस का एनालिसिस करिएगा तो जो पिछले साल के क्वेश्चंस है उसी के अराउंड सेंटर्ड अराउंड रहते हैं। आपको बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री है अपना, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में अगर आप देखिएगा तो फ्रीडम स्ट्रगल स्पेसिफिकली अंडर गांधीयन लीडरशिप है ना, तो उस केस में देखेंगे क्वेश्चंस होते ही होते हैं। या इवन आप देखिएगा एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते ही होते हैं, चाहे ओवरऑल वुमेन एजुकेशन को लेकर के हो या फिर ओवरऑल जो वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार उसको लेकर के हो। तो क्वेश्चंस पैटर्न डिफाइंड है, आपको जरूरत है क्या कि बढ़िया से तैयारी करने की, उसके बाद क्वेश्चंस को समझने की। तो ये तो मैं बतला रहा हूं कि अभी आपको किसके अराउंड है। जैसे आप देखेंगे एनालिसिस करेंगे ओवरऑल ही चीजों का, तो कुछ चीजें हैं जिसके अराउंड आपको बिल्कुल से अपने मटेरियल्स को तैयार रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए गांधीयन थाउट, नेहरूवियन थाउट, ये सब। जैसे आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे जो भी मान लीजिए पाला आर्ट है ना, मौर्यन आर्ट है, पटना कलम है, तो इन सब में आप करके रखिए। क्वेश्चंस जनरली पूछ ही लिए जाते हैं अल्टरनेटिव वे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो करंट अफेयर्स वाले पार्ट है, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के, जो पेपर 1 सेक्शन 2 का पार्ट है, उसमें भी देखिएगा नॉर्मल जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो एक स्टैंडर्ड टाइप के हैं वही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं क्या कि कुछ भी आपसे पूछ लिया जा रहा है, आप लिख सकते हैं चाहे पिछले बार वाले क्वेश्चन। अभी हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे तो उसमें बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। बट मैटर ये करता है क्या कि आपकी राइटिंग स्किल कितनी अपग्रेडेड है। ये नहीं क्या कि आप अगर सपोज यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्वेश्चन पूछा है, आपने सुना है तो आप लिख लेंगे और मार्क्स आ जाएगा, भूल जाइए इस बात को। जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मार्क्स नहीं आने वाले हैं। मेंस है और सिविल सर्विस का मेंस है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जीएस पेपर 2। पेपर 2 में आप देखेंगे सेक्शन 1 जो है पैटर्न वही है, सब कुछ है सेम। और पेपर 2 के अंदर में सेक्शन 1 जो है आपका इंडियन पॉलिटी का है, तो पॉलिटी में भी नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को भी डिस्कशन करेंगे। और पेपर जो सेक्शन बी है वो आपका इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी का है। पहली बार देखिएगा बीपीएससी ने 69 बीपीएससी में क्या हुआ था कि इंडियन मॉनसूनल मैकेनिज्म यानी कि ट्रेडिशनल लिंक क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि अभी तक करंट अफेयर से ही रिलेटेड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते थे, तो उसमें स्टूडेंट्स उसको इग्नोर कर दिए। कभी बीपीएससी ने ये नहीं बोला क्या कि आप मानसून को मत पढ़िए मेंस की तैयारी में, या फिर आप साइक्लोन मैकेनिज्म को मत पढ़िए मेंस की तैयारी में। तो समझ पा रहे हैं कहने का ये पर्पस है क्या कि आपको अपने एटीट्यूड को बदलना होगा, स्टेगनेंट टाइप में नहीं रहना होगा। जो एक होलिस्टिक तैयारी होती है सिविल की, आपको कहीं ना कहीं पे करके जाएगा, तो आप क्यों ना उसी पैटर्न को फॉलो करें। सिमिलर वे में हम लोग देखते हैं सेक्शन जो 3rd है पेपर 2 का, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो भी करंट से ही रिलेटेड होता है क्वेश्चंस। यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 1 की तरह से लास्ट सेक्शन में, और हर क्वेश्चन 36 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल चीजें हमें देखनी होती है। कुल मिला के 3 घंटे के अंदर में हमें 3+3+2 यानी कि 8 क्वेश्चंस करने हैं। और सिमिलर वे में 3 घंटे पेपर 2 के लिए 3 घंटे के अंदर में आपको 8 क्वेश्चंस करने होते हैं। पेपर 1 में आपको एक एडवांटेज ये मिलेगा कि डीआई के होने की वजह से आप टाइम को बचा सकते हैं वहां पे, और जो बचे हुए टाइम है उसको हिस्ट्री थोड़ा सा ट्रेडिशनल, ज्यादा ही ट्रेडिशनल नेचर का क्वेश्चन हो जाता है, वहां पे आप कर सकते हैं। ज्योग्राफी अच्छी होने पे आप साइंटिफिक सब्जेक्ट है, मार्क्स वहां पे अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आपके आंसर जो है वो साइंटिफिक और रैशनल होने चाहिए। ये तो हो गई। एसे की बात करते हैं तो एसे में भी अपने पास आपने देखा होगा लास्ट जो बीपीएससी है, लास्ट मेंस एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग आपने देखा कि एसे में भी 300 मार्क्स हैं, और 300 मार्क्स के लिए एसे के पेपर को 3 सेक्शन में बांटा गया। हर सेक्शन में 100 मार्क्स मिलते हैं, है ना, और 4 अल्टरनेटिव्स भी होते हैं हर सेक्शन में, यानी कि आपको 4 अल्टरनेटिव्स सेक्शन 1 में मिलेंगे, सेक्शन 2 में मिलेंगे, 4 अल्टरनेटिव्स आपको सेक्शन 3 में मिलेंगे। इस तरह से आपको 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं, हर क्वेश्चंस के लिए 100 मार्क्स, कुल मिला के हो गए 300 मार्क्स। तो ओवरऑल ये बात देख पा रहे हैं कि जीएस पेपर 1, पेपर 2 एंड एसे, ये तीनों ही आपके डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। मेरिट इसी पे काउंट होगा। अपने पास बीपीएससी में मेंस का भी ऑप्शनल पेपर है मेंस में, बट ऑप्शनल के वेटेज को बिल्कुल ही लो कर दिया गया, उसको मिनिमाइज कर दिया गया। कैसे देखते हैं, पहले ऑप्शनल डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, मेरिट में वेटेज होता था, बट अभी के टाइम पे ऑप्शनल को लेवल प्लेइंग ग्राउंड करने के लिए, फेयर ग्राउंड प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस ना हो अदर सब्जेक्ट्स के साथ, उसको एमसीक्यू पैटर्न पे ले आया गया। और मेयरली मार्क्स भी नहीं जुड़ता है उसमें, आपको मेयरली क्वालिफाई करके छोड़ देना है ना, क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, बस यही है उसकी सिग्निफिकेंस।
तो एमसीक्यू का कोई वेटेज नहीं रह गया है मेंस के मार्क्स में, बट एज ए पेपर वो आज भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जब ओवरऑल हम लोग देख पाते हैं कि मेंस के एग्जाम में हमारे पास मेरिट जो बनने वाले हैं 900 पे मेरिट बनता है, और इंटरव्यू जो होगा वो आपका 120 मार्क्स का होगा, 120 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। बट पहले तो ये चैलेंज हो जाता है कि मेंस के एग्जाम में हम कैसे मार्क्स अपना अच्छा स्कोर करें। तो देखिए, अब आ जाते हैं कि मेंस की तैयारी के रिगार्डिंग करना क्या है आपको। तो सबसे पहले बेसिक तो ये चीज है कि राइटिंग प्रैक्टिस आपने कितनी की हुई है। राइटिंग प्रैक्टिस करने का मतलब बीपीएससी ऐसा तो नहीं कहे कि रेंडमली निकल गया पीटी आपका और फिर अब मेंस के लिए आपके लिए उतने ही बराबर का टेंशन है जब आप तैयारी शुरू किए थे। तो ये ऐसे में मेंस कभी नहीं निकलेगा। मेंस का क्वेश्चन एनालिसिस करिएगा बीपीएससी का, बहुत ही टॉप लेवल क्वेश्चंस होते हैं मेंस के। पीटी की बात भले बीपीएससी कंप्रोमाइज कर दे, 69th में पीटी के अच्छे क्वेश्चंस थे, बट बीपीएससी ने वापस अपने आप को उस लेवल पे ले आया जब स्टूडेंट क्वेश्चन के लेवल पे बीपीएससी के कंपिटेंसी पे क्वेश्चंस करें कि बीपीएससी ने क्या पूछा, है ना। तो आपको बीपीएससी को भी ध्यान रखना चाहिए क्या कि सिविल सर्विस का है एग्जाम, तो थोड़े स्टैंडर्ड को मेंटेन कर लिया जाए। खास करके जब ये अनाउंस किया जा रहा हो बीपीएससी चेयरमैन साहब के द्वारा कि हम बीपीएससी को यूपीएससी के पैटर्न पे ले आएंगे, यूपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है, पॉजिटिव फीलिंग्स आती है क्या कि चलो हमारी तैयारी को एक नया ही डायमेंशन मिलेगा, यूपीएससी भी होगा और बीपीएससी भी होगा। तो कोई बात नहीं, कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने को वो माहिर है, ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट हम लोग बात करते हैं क्या कि मेंस को कैसे फेवरेबल किया जाए। सबसे पहले चीज को समझते हैं कि जो अपने वर्ड्स है, टेल एंड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक्सप्लेन है, इलुसिडेट है, इलुस्ट्रेशन है, एग्जामिन है, क्रिटिकली एग्जामिन है। तो ये बहुत बार आपको रिपीट किया गया है सारी चीजों को। तो पहले तो इन बेसिक पॉइंट्स को समझिए कि एनालिसिस क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, एग्जामिन क्या है, इलुसिडेट क्या है, इलुस्ट्रेट क्या है ना। तो देखिएगा, बेसिक अगर आपको एनालिसिस पूछा जाता है किसी भी टेलेंट में, क्वेश्चंस क्या है अभी तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, बट टेलेंट के अराउंड बात कर रहे हैं, एनालिसिस है, तो यू हैव टू सिंपली डिस्क्राइब योर आंसर अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए कि व्हाट इज सेकुलरिज्म, इंडिया हैज सेकुलर कैरेक्टर, एक्सप्लेन या फिर एनालाइज, तो आपको इस पॉइंट्स के, इस स्टेटमेंट के अराउंड प्रोविजंस को एनालाइज करना होता है सिंपली, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये बतलाना पड़ेगा क्या है सेकुलरिज्म, क्या और इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सुप्रीम डॉक्यूमेंटेड लॉ, उसमें सेकुलरिज्म के बारे में क्या चीजें बतलाई गई, सेकुलरिज्म के रिगार्डिंग कोई लॉज वगैरह हैं, या फिर सेकुलरिज्म या फिर पर्सनल लॉज, इन सब के बीच कोई रिलेशन है, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स में पूछा गया। अभी जस्ट बात हो रही थी ना कि बीपीएससी ने एक नया पैटर्न, नया ट्रेंड भी शुरू किया है कि 38 मार्क्स के क्वेश्चन को 8 और 7 मार्क्स में डिवाइड करके पूछना शुरू किया है। पूछे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, बट आपके वर्ड लिमिट और आप कितने कम टाइम में एकदम सही डिसीजन ले पाते हैं, सही डिसीजन इन द सेंस कि आपको लिखना क्या है वो सोच पाते हैं। तो पहले तो ये बेसिक टैलेंट क्वेश्चंस, टैलेंट पॉइंट्स, टैलेंट जो टर्म्स हैं वो क्लियर होंगे तभी आप कर पाएंगे। तो ये तो हो गई अपनी एनालिसिस की बात, एक्सप्लेन की बात, डिस्क्राइब की बात, यानी कि ओवरऑल सिनेरियो में ही आप उसके बारे में लिखने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आप डेफिनेशन दे करके छोड़ देंगे। समझ गए बात। दूसरी बात हम लोग करते हैं एग्जामिन की। तो एग्जामिन का लिटरल मीनिंग होता है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, समझ पा रहे हैं होपफुली। तो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए सेकुलरिज्म की ही बात करते हैं, तो इंडिया है सेकुलर कैरेक्टर, एग्जामिन, तो इसमें क्या करेंगे आप, सेकुलरिज्म क्या है इंट्रोडक्टरी पार्ट में उसको लिखिए। सेकुलरिज्म एज ए सब्जेक्ट मैटर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सेकुलरिज्म के रिगार्डिंग लॉज है, कोई इश्यूज वगैरह अगर इन्वॉल्व करता है तो आप ये भी पैरा चेंज करके लिखिए, हाउएवर सेकुलरिज्म एस्पेक्ट इंक्लूड सच इश्यूज, और उसको इन्यूमरेट करिए। दूसरी बात, सेकुलरिज्म के बारे में सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट वगैरह है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करनी है, हर मुद्दे को करना होता है। सपोज इसी पेन को आप माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे तो क्या करेंगे, सारी बातें बतलाएंगे कि इसका कवर ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, नीव इसकी कितनी है, समझ पा रहे हैं, नीव का जो इसकी मोटाई होती है वो कितनी है, इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, कितना कन्वीनियंट है ये इंडिया के सोशल कल्चरल एस्पेक्ट को मेंटेन करवाने में। समझ गए, ये होता है आपका एग्जामिन। वहीं पे अगर क्रिटिकली एग्जामिन की बात हो तो क्रिटिकली एग्जामिन में ऑब्वियस है क्या कि हमें दोनों डायमेंशन देखने होते हैं, उसके होने की वजह से इंडिया के सोशियो कल्चरल इंपैक्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है, और उसकी वजह अगर वो सब्जेक्ट मैटर है, जैसे सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, तो क्या कुछ इश्यूज भी इन्वॉल्व हुआ है
क्या कुछ कमिटी ने भी रिकमेंड किया है, या फिर कुछ क्या उस पर कोई डिस्कशन भी चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई पॉइंट्स स्टैंड पॉइंट, या कुछ आगे चेंजेस होने वाले लॉज वगैरह को लेकर के। तो बहुत सारे आप क्वेश्चंस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप फिट करिएगा। देखा है मैंने क्वेश्चंस लास्ट भी पूछा गया आपको यूसीसी वगैरह से रिलेटेड। तो यहाँ तो समझने की पहले बात होगी ना कि आप एक्सप्लेन वाली चीजों को ही एग्जामिन में ना लिख दें, या एग्जामिन वाली चीजों को ही एक्सप्लेन में ना लिख दें, क्रिटिकली एग्जामिन में ना लिख दें। तो ध्यान में ये रखिएगा कि एग्जामिन का जब भी मुद्दा होगा तो माइक्रोस्कोपिक हर पहलू देखना पड़ेगा, है ना। ऐसे भी सिविल की तैयारी में आपको 360 डिग्री एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आप नैरो एस्पेक्ट में नहीं सोच सकते हैं, क्वेश्चंस को समझना। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए इलुस्ट्रेट वाली बातें होंगी, तो इलुस्ट्रेट का मतलब है कि आप अपने क्वेश्चंस या जो वो स्टेटमेंट दिया गया है उसको आप कितना रैशनल बना के लिखते हैं, कितना आप साइंटिफिक बना के लिखते हैं। वेग तो पहली बात, वेग आंसर राइटिंग तो करनी ही नहीं है। वेग का मतलब है कि भारत में गरीबी है, और एक्सप्लिसिट लिखने का मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस डाटा इंडिया हैज दिस रेट ऑफ पॉवर्टी। समझ गए ना बात। तो डाटा अगर मान लीजिए पॉपुलेशन को लेकर के, फार्मर्स पॉपुलेशन को लेकर के है, तो इंडिया हैज फार्मर्स पॉपुलेशन इन ए रिमार्केबल साइज। तो ये लिखना वेग है, यानी कि एग्जामिनर को इरिटेट करेगा। लेकिन अगर हम ये लिख दें कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 more than 50% of population belong to farm, मतलब more than 50% of population, India's population depends on agriculture and allied activities। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन। एग्जामिनर को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी लेवल का है ये पर्सन, जिसकी कॉपी मुझे मिली। ध्यान रखिएगा, वो आपकी कॉपी के ही थ्रू आपसे कम्युनिकेट हो रहा है। अब बात आते हैं मुद्दे की करते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आप 10th का पेपर नहीं लिख रहे हैं, ग्रेजुएशन का पेपर नहीं लिख रहे हैं, आप सिविल सर्वेंट बनने के लिए पेपर लिख रहे हैं। और यही वो क्वालिटी आप अभी किसी से मिले नहीं। आप पीटी देने के बाद जस्ट एक स्टेज जिसके थ्रू के एग्जामिनर आपकी पर्सनालिटी को जज कर रहा है। कमीशन ने उस एग्जामिनर को अपॉइंट किया आपकी पर्सनालिटी को जज करने के लिए। यहाँ पे रिजेक्शन वाली बात नहीं है, यहाँ पे सिलेक्शन वाली बात है कि जिस भी पर्सनालिटी के पास, जिस भी पर्सन के पास ये पर्सनालिटी होगी, दे आर वेलकम इन दैट ग्रुप, और उसको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी दिखानी है उस क्वेश्चंस के थ्रू। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी की हम लोग बात करते हैं, ना कि ओवरऑल आप ये समझ के लिखिए कि आपका ये मास्टर्स का पेपर है या फिर आपका ग्रेजुएशन का पेपर है। बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है समझने की बात। देखिएगा, आप कोई भी गवर्नमेंट रिपोर्ट को उठा के देख लीजिए, गवर्नमेंट का पब्लिकेशन को उठा के देख लीजिए, वहां पे उस लैंग्वेज को फॉलो करने की कोशिश करिएगा, उस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करिएगा। यानी कि आप बहुत ज्यादा लिखते हैं तो भूल जाइए, फिर तो है ना, आपको लिखना कम है, एग्जामिनर को समझाना ज्यादा है। आज के डेट में ऐसा नहीं है, पहले का पैटर्न अलग होता था। लोग ये भी रिकमेंड करते थे कि पेज भरिए, पेज भरने से सिलेक्शन हो जाता था। बहुत लोग हैं पेज भरने वाले, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर क्वेश्चंस के थ्रू आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी लेवल दिखलानी है। उसको कैसे, तो सबसे पहले बात आती है क्वेश्चंस को आपने क्या समझा, है ना। क्वेश्चंस मिला, क्वेश्चंस को पार्टीशन करना सीखिए, क्वेश्चंस को फ्रेगमेंटेशन करिए, क्वेश्चंस कितने पार्ट में है। ये करने से होगा क्या कि हर पार्ट का पैटर्न आपको, हर पार्ट के लिए स्ट्रक्चर्स आपके लिए तैयार होंगे। और वहीं पे जब आप पार्ट समझ गए तो क्वेश्चंस के अंदर में कीवर्ड्स को ढूंढिए। जैसे अगर मान लीजिए एक क्वेश्चंस मैं आपको एनालिसिस करता हूं, सपोज पिछले साल का ही क्वेश्चंस है, अगर उसको देखते हैं तो उसमें हम लोग देख पाते हैं क्वेश्चंस मिलने से सीधा रहेगा। हाँ, जैसे कि मान लीजिए एक्सप्लेन हाउ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कीवर्ड्स ढूंढिए। एक्सप्लेन आपका ये टेल इन पार्ट है, हाउ प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल आपका कीवर्ड्स हो गया। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक आप मतलब यूनाइट वे में ले लीजिए, ये कीवर्ड्स हो गया। ब्लूप्रिंट कीवर्ड्स हो गया। गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कीवर्ड्स हो गया। यानी कि कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने से ये फायदा होगा आपको कि आपके आंसर्स जो होंगे वो उसी डायमेंशन में होंगे, आपके आंसर्स में डिविएशन नहीं आएगा। आप जो है ऐसा नहीं कि ट्रैक चेंज करते हुए लिख रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं। कीवर्ड्स प्रोवाइड्स ग्रेट रेगुलेशन टू योर आंसर, और आपको यही वेग होने से बचाता है। अस्पष्ट तरीके से आप लिखेंगे, उससे बहुत ज्यादा बचा लेगा। जब आप क्वेश्चंस को फ्रेगमेंट करना सीख गए, क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को बनाना सीख गए, टैलेंट तो खैर आप माहिर हो ही जाएंगे कि टैलेंट को हम कैसे समझें,
है ना, वो बहुत सारे वीडियोज बनाए गए हैं। इस पे आप टैलेंट को समझने की कोशिश करिएगा कि टैलेंट का पर्पस क्या है। एक्सप्लेन वाली चीजें एग्जामिन में नहीं जा सकती है, एग्जामिन वाली चीजें एक्सप्लेन में नहीं, पैटर्न चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इनपुट चेंज हो जाता है उसके रिगार्डिंग। अब जैसे कि मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। ये देखिए 7 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला है, सेक्शन 1 का क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब आपका टैलेंट पार्ट हो जाएगा, हाउ आपका हो जाएगा कीवर्ड्स, कास्ट सेंसस हो जाएगा कीवर्ड, इन्फ्लुएंस हो जाएगा कीवर्ड, पॉलिटिक्स ऑफ बिहार हो जाएगा कीवर्ड। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे टर्म उसके अराउंड ही आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। बाकी बीपीएससी के अंदर जो प्रैक्टिस होता है कि कुछ 38 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, एक्चुअली 38 मार्क्स के ही ये क्वेश्चन है, इसको फ्रेगमेंट कर दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया 8 मार्क्स में और 7 मार्क्स में, और ओवरऑल तो एक क्वेश्चन तो आपका 38 मार्क्स का है ही। यानी कि ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है आप पे, क्या कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखने हैं। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी कि 7 मार्क्स में आपको कितना लिखना है, 8 मार्क्स में कितना लिखना है, 19 में कितना लिखना है, 38 में कितना लिखना है, और ये प्रैक्टिस तो खैर भूल ही जाइए। क्या कि अगर आपको कोई बोलता है कि 6 पेज कम से कम लिखिए, कुछ भी लिख देने से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप ये मानते हैं कि कुछ भी लिख देने से, तो ध्यान रखिएगा कोई है जो कि मास्टर्स डिग्री लेके बैठे हुए उस सब्जेक्ट्स पे, कोई है जो कि रिसर्च कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा आप थोड़ी लिख पाएंगे। ध्यान फोकस करना है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंपिटेंसी, आप कैसे उस क्वेश्चंस के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव कंपिटेंसी दिखा पाते हैं एग्जामिनर को, और एग्जामिनर आपको रिकमेंड करेगा उस कमीशन को, क्या कि ये पर्सन की कॉपी है ब्यूरोक्रेट बनने लायक, है ना, जो आप जिस भी पोस्ट पे डिजर्व कर रहे होंगे वो आपके मार्क्स बतला देंगे, है ना, कि आपकी कंपिटेंसी क्या थी। यानी कि वेग नहीं लिखेंगे, साइंटिफिक टाइप लिखेंगे तो ऑब्वियस है डाटा यूज होगा, डाटा को यूज करते हैं, फ्लो चार्ट यूज करेंगे, एग्जाम्पल्स यूज करेंगे, करंट सिनेरियो यूज करेंगे, कोई स्कीम्स है तो स्कीम्स को यूज करिए, समझ गए। जैसे कुछ भी क्वेश्चंस हैं उसको इसी डायमेंशन में लिखना होता है कि आप उसको कितना ज्यादा रैशनल बना के लिख रहे हैं, कितना ज्यादा तार्किकता होगी, कितना ज्यादा एग्जामिनर को ईज ऑफ रीडिंग देगी। ऐसा नहीं मोनोटोनस राइटिंग मत करिए, यानी कि शुरू किए और लास्ट के क्वेश्चंस आपको इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा था कि ये समझ पा रहे हैं कि एक बेसिक जो फैक्ट, बेसिक लेवल है उसको आपने पार करके रखा हुआ है। इस बात को भली भांति समझ पा रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चंस के अंदर में 3 हेडिंग्स हैं, ये ऐसे में भी फॉलो हो रहा है। ऐसे में भी आप ये सोचेंगे कि वेग लिखें, कुछ भी लिखें और ज्यादा लिखें, मार्क्स आ जाएगा, भूल जाइए। मार्क्स तब तक नहीं आएगा जब तक कि वो साइंटिफिक ना हो और रैशनल ना हो, जब तक कि स्कीम्स, और इसके लिए आपको ऐसे के लिए तो अभी चलिए बात करते हैं थोड़ी देर में, बट फिलहाल हम लोग जीएस पेपर 1 पेपर 2 के अराउंड बात करते हैं। तो जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर तो कंट्रोल करिए ही करिए, पकड़ बनाइए। दूसरी बात, जो कीवर्ड्स हैं उसके अराउंड काम करना शुरू करिए, और उसके बाद वेग मत लिखिए, है ना, कुछ भी मत लिखना शुरू करिए। आप कीवर्ड्स के भी अराउंड लिखेंगे ना तो वर्ड्स उतने आ जाएंगे आपको। और राइटिंग प्रैक्टिस आप करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करिए, उसको चेक करवाइए, जिस पे भी भरोसा है कि आपको कि हाँ ये हमारे लिए थोड़ा करवा सकते हैं, मददगार हो सकते हैं, आप उनसे आंसर और चेक करवाइए। वो भी चेक ऐसा ना हो क्या कि बहुत अच्छे या कीप इट कंटिन्यू, ऐसा ना हो। एक्चुअली उसके अंदर में क्या डिमेरिट है और क्या इसमें कुछ ऐड किया जा सकता था, उन चीजों पे भी फोकस रहना, कंसर्न आपका होना चाहिए, तभी सामने से भी मिलेगा। दूसरी बात, हम लोग अब ऐसे के रिगार्डिंग करते हैं, तो ऐसे जब भी पेपर मिला आपको, ऐसे में पता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, स्कोर किया जा सकता है। अच्छा, स्कोर तभी किया जा सकता है जब वो लाइक हो, ऐसे के वो क्वेश्चंस उस लाइक हो। तो उसमें करना ये है आपको कि जैसे ही क्वेश्चंस मिला, आप क्वेश्चन सबसे पहले थोड़ा टाइम दीजिए कि कौन से क्वेश्चंस आपको चूज करने हैं, है ना, तीनों सेक्शंस में यूज कर लीजिए। ऑब्वियस है कि आपके कोई ना कोई फील्ड स्ट्रांग होंगे ही, और उसमें से तीनों क्वेश्चंस में आप सबका पता है क्या कि किस सेक्शन से क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब आप जो है ट्री ब्रांच शेप में उसके स्केलेटन फॉर्म को तैयार करिए, यानी कि आपके इंट्रोडक्शन में क्या जाना है, आपकी मेन बॉडी में क्या जाना है। मेन बॉडी के लिए भी आप स्केलेटन टाइप में तैयार करिए कि मेन बॉडी के अंदर में आपका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, उसमें क्या इनपुट डालने वाले हैं। तो उसके बाद कंक्लूजन के लिए भी आप स्केलेटन तैयार करिए, ट्री ब्रांच शेप में तैयार करिए कि कंक्लूजन में आप क्या करने हैं। आपको हर क्वेश्चन के लिए ऐसे ही करने होते हैं। टाइम दीजिए, और टाइम अगर आपने 10 मिनट दिया शुरुआत में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस को लेकर, हर एक क्वेश्चन का, तो ये आपके बहुत टाइम को बचा लेगा। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको लिखना क्या, आपकी पेन नहीं रुकेगी कि इसके बाद क्या लिखना है। समझ पा रहे हैं सारी बात होपफुली। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कैसे किया जाए, कैसे तैयारी किया जाए, किस चीज को सपोर्ट किया जाए। तो जो सब्जेक्ट मैटर है वो तो आपका तैयार ही रहना चाहिए। दूसरी बात,
जो चूंकि ऐसे है इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, आपको फिलहाल के केसेस में जैसे मिनिस्ट्री के ईयर इन रिव्यू है, जो भी मीडियम है उस मीडियम के बच्चों को ये चाहिए क्या कि मिनिस्ट्री के जो ईयर इन रिव्यू है उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो सारे मिनिस्ट्री की नहीं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी डाटा आजकल बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, ये सब के सब, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है ना, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के आज बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। तो जो आप आइडेंटिफाई करिए, या अगर दिक्कत है तो आप भले कमेंट छोड़ दीजिए कि कौन कौन सा सेगमेंट या कौन कौन सी मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि आप ये मिनिस्ट्री को कंसल्ट करिए। इसके ईयर एंड रिव्यू को पढ़ लीजिए, 4-5 पेज से ज्यादा का नहीं होता है। दूसरी बात, फंडामेंटल ड्यूटीज पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 गोल्स हैं उस पर पकड़ होनी चाहिए, ताकि आंसर इनहेंसमेंट के तौर पे या कंक्लूजन के तौर पे आप उसमें ऐड कर सकें। जो मिनिस्ट्री वाइज रिसेंट जो स्कीम्स हैं, रिसेंट स्कीम्स और जो पहले के फ्रूटफुल स्कीम्स हैं, स्कीम्स रिलेटिंग टू पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज, वो कंट्रोल होना चाहिए, कमांड होना चाहिए उस पर। और जो डाटा है, जैसे मान लीजिए कुछ भी रिलेटेड डाटा, मैंने पहले भी आपको बोला है, सपोज एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है, स्कीम्स, डाटा, क्या कुछ लॉज है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है, इस हिसाब से तैयारी करके रखिए। बस एक बार की वो काम होगा। बट जब भी आप मेंस दे रहे होंगे ना, तो मेंस में मार्क्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे, और यही काम करना है। रिजल्ट के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको गुड मार्क्स के बारे में सोचना है, कैसे मैक्सिमम स्कोर करें। और गुड लक तो जरूर काम करेगा आपका, और मेरी तरह तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत ज्यादा ही, जब आप मार्क्स ज्यादा लेकर के आते हैं और कमीशन की मेहरबानी से आपको 60 मार्क्स दे दिए जाते हैं इंटरव्यू में, जो कि मिनिमम मार्क्स था। तो ये भी होता है, पैरेलल चीजें भी होती है। बट आपको इसलिए मैंने बोला क्या कि मेंस में ही अगर वो मार्क्स कर लेंगे आप, और 2-4 मार्क्स से मिस होता है, तो देखिए आज के डेट में क्या है कि जो एग्जाम आप दे रहे हैं ना, उस पर कॉन्फिडेंट फील करिए और एकदम विन विन सिचुएशन वाले जोन में रहिए। एग्जाम दिया, तैयारी अच्छी है, इसका मतलब एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम क्रैक करना नहीं करना वो बात की बात है, बट मार्क्स अच्छे आएंगे। पीटी में भी यही बात मैंने बोला था क्या कि आप जो है ये बात इस पे मत रहिएगा कि पीटी हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप इस पे रहिएगा कि मेरे 100+ मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वो करना तभी का काम था। अब अभी आपका चूंकि मेंस है, तो मेंस में आपको यही देखना है कि आपको क्या क्या कर सकते हैं। ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ने की कोशिश करिएगा। कोई भी अभी जो स्टूडेंट्स के पास, खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि बुक स्टॉल पे गए, जिस बुक में अच्छा लगा, राइटिंग थोड़ी अच्छी लगी, ले लिया। मत करिए, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए। वो हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए, वो हमेशा के लिए हो जाएगा, परमानेंसी रहेगी। लैंग्वेज यूज करना सीखेंगे, डाटा यूज करना सीखेंगे। आप उसी सब्जेक्ट पे गवर्नमेंट रिपोर्ट पढ़िए, और उसी पे किसी इंस्टीट्यूशन या फिर सो कॉल्ड कुछ भी, आप जो भी मान लीजिए जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से निकल रहा है या किसी पब्लिकेशन से निकल रहा है, आप उसको रेफर करिए, देखिएगा कितना डिफरेंस आता है। आप गवर्नमेंट सर्विस में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट की ऑथेंटिसिटी पे भरोसा करिए ना, गवर्नमेंट की रिपोर्ट पे भरोसा करिए, और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी उस अकॉर्डिंग रेज करिए। उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट के सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को रेज किया, और इस दूसरे वाले पैरामीटर्स में क्या होगा, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी ऊपर जाने की बजाय वो लो हो रही है। समझ पा रहे हैं? बहुत माइन्यूट सा डिफरेंसेस हैं इन सब में। और उसके बाद जो है चीज बतला ही दी गई आपको। मिनिस्ट्री की ईयर एंड रिव्यू जो है इंपॉर्टेंट, ये जो दिसंबर में अभी निकली हुई है, सबकी जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है, मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट के हैं, वो करिए। कुछ एक टॉपिक आपको फ्रूटफुल रहता है, जैसे एनसीआरबी के डाटा, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, एजुकेशन बिहार का अगर आप दे पा रहे हैं तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन पॉलिसीज ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया एंड फ्रॉम 1947 टू टिल नाउ, है ना, ये सब चीजें। सेंसस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, ताकि कोई भी चीजों को रेफर कर पाए। अगर सपोज ट्रैवल डेवलपमेंट के बारे में लिख रहे हैं और आपको पता ही नहीं है क्या कि बिहार में कितनी ट्रैवल पॉपुलेशन है, तो आपका आंसर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। एग्जामिनर पूरे में ढूंढते रह जाएगा। सब आप ही इमेजिन करिए ना कि आप इंप्लीमेंट कराने गए और आपको पता ही नहीं है क्या कि ट्रैवल पॉपुलेशन कितनी है उस स्टेट की। ऑब्वियस है कि जस्ट भरोसा करिए ऑथेंटिसिटी पे, स्टैंडर्ड पे, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन पे। चेंज करने के कंडीशन पे मत जाइए। ओवरऑल आप ओवरव्यूइंग वाले पोर्शन पे आइए, एनालिसिस करना सीखिए, और उसके लिए जो बेसिक चीजें बतलाई गई है उस पर भरोसा करिए, उसी के अकॉर्डिंग करिए। बाकी चीजें है, मूल बात यह है क्या कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर में आप जो है इस लाइन की तरफ, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, इसकी तरफ बढ़ेंगे। ना कि आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि अच्छे हैं पढ़ने में,
अच्छे हैं, तो आप नहीं कर रहे हैं तो कोई और मेहनत आपकी जगह पे कर रहा है एंड ही विल गेट और शी विल गेट सर्टेन एडवांटेज, है ना, अदर देन यू। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आपको अपने अराउंड सोचना है, अपने अच्छे मार्क्स के बारे में, मैक्सिमम मार्क्स के बारे में सोचिए कि अगर मार्क्स आने हैं 38 के अंदर में 60%, 70% मैक्सिमम मार्क्स, तो वो आपके होने चाहिए। और उसके लिए ये कहने भर आसान है, बट उसके लिए करना मेहनत करनी पड़ती है, पुरजोर मेहनत करनी पड़ती है। तो हम लोग उस डायरेक्शन में मेहनत करेंगे कि कैसे आपके मार्क्स को बढ़ाया जाए। थैंक यू, बेस्ट विशेज है आपके लिए। तैयारी शुरू करिए अगर आपने नहीं किया है, और इस दुविधा में मत रहिए कि एग्जाम कब है, नहीं है, क्योंकि एक एक दिन जा रहे हैं आपके। तो फिर से आपको बेस्ट विशेज है। गुड लक ऑल ऑफ यू।